नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। यूरोपियन यूनियन ने भारत की उन कंपनियों पर, उस कंपनी पर, उन शिप्स पर बैन लगा दिया था जो रशिया से तेल खरीदती थी, या फिर कहें कि जिस नायरा कंपनी में भारत रशिया की हिस्सेदारी थी, उसकी शिपमेंट पर पूरी तरीके से रोक लगाने का काम किया था। लेकिन उसका जवाब अब चाइना की तरफ से दिया गया है। जो तेल रोका गया था, जो शिपमेंट रोकी गई थी चाइना के द्वारा, वो शिपमेंट अब चाइना खरीद रहा है। जी हां, जिस तरीके से भारत और चाइना और रशिया नजदीक जा रहे हैं, वो अमेरिका की सांसें उखाड़ने वाला है, डॉलर का प्रभुत्व कम करने वाला है। पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके से क्या हुआ था। 18 जुलाई का वो दिन था 2025 में, जब रूस के खिलाफ अपने 18वें प्रतिबंध पैकेज की घोषणा करते हुए नायरा एनर्जी की रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। यह रिफाइनरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जिसकी वार्षिक क्षमता 2 करोड़ टन, लगभग 4 लाख बैरल प्रतिदिन, और यह देश के 6,800 से अधिक फ्यूल स्टेशनों को आपूर्ति करती है। इस रिफाइनरी में रूस की सरकारी तेल कंपनी रोजनेफ्ट की 49.13% हिस्सेदारी है, जिसके कारण यूरोपियन यूनियन ने इसे रूस से जुड़ा मानकर प्रतिबंधित कर दिया था। यूरोपियन यूनियन ने रूसी कच्चे तेल से बने पेट्रोलियम उत्पादों, डीजल, पेट्रोल, जेट ईंधन के आयात पर रोक लगा दी थी। और रूसी तेल की जो कीमत थी, जो 17वें सैंक्शन के दौरान इन्होंने कहा था कि आप $60 प्रति बैरल अगर तेल बेचते हैं तो बेच सकते हैं, उस पर कोई बैन नहीं होगा, उसे घटाकर इन लोगों ने 47.6% कर दिया था। भारत को भी कहा था कि तुम्हें तेल खरीदना है तो इस कीमत पर तेल खरीदना होगा, और भारत का तेल खरीदना जारी है। मतलब रशिया ने अपना मार्केट कैप $60 प्रति बैरल से घटाकर $47.6 प्रति बैरल कर दिया है। इसका मकसद रूस की तेल आय को सीमित कर यूक्रेन युद्ध के लिए उसके वित्तीय संसाधनों को कम करना है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का मानना है कि भारत जो पैसा रूस को दे रहा है, उस पैसे से रशिया गोला बोल रहा है यूक्रेन में। हालांकि जो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन मिलकर जो पैसा दे रहे हैं, वो एक अलग बात है। मतलब जितना पैसा भारत नहीं दे रहा है, जितना पैसा चीन नहीं दे रहा है, उससे ज्यादा पैसा यूरोप रशिया को दे रहा है तेल खरीदकर, गैस खरीदकर। यूरोपियन यूनियन की विदेश नीति प्रमुख काजा कलाम ने इसे अब तक का सबसे कठोर प्रतिबंध पैकेज बताया था, जिसमें भारत की फ्लैग रजिस्ट्री और 105 रूसी जहाजों पर प्रतिबंध लगाया गया था। नायरा एनर्जी ने इन प्रतिबंधों को निराधार और एक तरफा बताया था और कहा था कि यह भारत की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। कंपनी ने कहा था कि यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को खतरे में डालता है। रोजनेफ्ट ने भी इसे अवैध और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को अस्थिर करने वाला कदम बताया था। इसी यूरोपियन यूनियन ने $18.7 बिलियन की मदद यूक्रेन को दी है और लगभग $21 बिलियन से ज्यादा का तेल खरीद चुका है। दोगली जो रणनीति है इनकी। भारत ने यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों को सख्ती से खारिज किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत एक तरफा प्रतिबंधों को नहीं मानता, हम केवल संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत प्रतिबंधों का समर्थन करते हैं। ऊर्जा हमारी सुरक्षा प्राथमिकता है और इसे दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। हरदीप पुरी ने भी, जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा था कि हम 40 देशों से तेल का आयात करते हैं, सिर्फ एक देश से आयात नहीं खरीदते हैं। कुल तेल का 40% हम रशिया से खरीदते हैं। बाकी आर्थिक रूप से जो हमारे लिए फायदेमंद है, लगभग 65,000 करोड़ रुपए कमाई होती है हमारी, इससे $4 मार्केट से कम रशिया हमें तेल बेचता है। 2030 में इस रिफाइनरी ने 82 मिलियन बैरल रूसी कच्चे तेल का आयात किया, जो इसकी कुल आपूर्ति का 57% था। ईयू के प्रतिबंधों से भारत का यूरोप को $15 अरब का पेट्रोलियम निर्यात प्रभावित हो सकता है, सिर्फ $15 बिलियन का, जिसमें भारत को वैकल्पिक बाजार तलाशने पड़े। और भारत ने वैकल्पिक बाजार अपने लिए तलाश लिए हैं। कौन से वो वैकल्पिक बाजार हैं, देखिए, अब समझिए। यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों के बाद नायरा एनर्जी ने 4 साल बाद पहली बार वाडिनार रिफाइनरी से चीन को डीजल कार्गो भेजा है। चीन ने इस तेल को खरीद लिया है। मतलब यूरोपियन यूनियन को और अमेरिका को किसी भी तरीके से ब्रिक्स के देश हो या फिर जो आरआईसी के देश हैं, उनके ऊपर हावी नहीं होने देना है, भला ही उसके लिए कुछ भी करना है। उसी रिफाइनरी से जिसे यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंधित किया था। यह कदम भारत, रूस और चीन के बीच बढ़ते भू राजनीतिक और आर्थिक सहयोग का प्रतीक है। चीन ने नायरा के डीजल को खरीदकर यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों को प्रभावी रूप से चुनौती दी। यह दिखाते हुए कि भारत के पास यूरोप के बिना भी वैकल्पिक बाजार है। यह निर्यात भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाता है।
विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के दबाव में के खिलाफ भारत, रूस, चीन त्रिकोण की एकजुटता को इस फैसले ने मजबूत करने का काम किया है। भारत ने न केवल डीजल निर्यात शुरू किया, बल्कि चीन ने भी लंबे समय बाद भारत को यूरिया निर्यात की अनुमति दे दी है, जो भारत के लिए जरूरी है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया का आयातक है। दुनिया में सबसे ज्यादा यूरिया अगर कोई खरीदता है तो वो भारत है, और सबसे ज्यादा तेल अगर कोई खरीदता है तो वो चीन है। उसके बावजूद भी देखिए, इस कंपनी में रशिया की कंपनी रोजनेफ्ट का 49.13% हिस्सेदारी थी। इस कंपनी का तेल खरीदने से यूरोपियन यूनियन ने मना कर दिया, तो उधर चाइना ने इस तेल को खरीद लिया। तेल ही नहीं खरीदा, जो यूरिया हम दुनिया भर से खरीदते थे। पिछले 4 साल से गलवान का जो इंसिडेंट हुआ था 2020 में, उसके बाद से दोनों देशों के बीच कुछ खटपट जो हुई थी, तब इस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब इसे भी अनुमति दे दी है। मतलब अब यूरिया भी भारतीय किसानों को सस्ता मिलने वाला है। तीसरा सबसे बड़ा यूरिया का निर्यातक है, दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है यूरिया को बेचने में, हटा दी है। यह भारत के किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि भारत अपनी यूरिया आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात करता है। यूरिया खेती में व्यापक रूप से उपयोग होता है। भारतीय किसान जानते हैं कि यूरिया की कितनी जरूरत खेती में पड़ती है। भारत का सबसे बड़ा खरीदार है, उसके बाद ब्राजील और यूरोपियन यूनियन का नंबर आता है। भारत यूरिया नहीं बनाता है, भारत जितना भी यूरिया है सब बाहर से ही खरीदता है। चीन का यह कदम भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारत को सस्ता यूरिया मिलेगा, जिससे किसानों की जो लागत है वो कम होगी और कृषि क्षेत्र को लाभ ज्यादा होगा। मतलब सीधे तौर पर किसान की जेब में 2 पैसे ज्यादा बचेंगे। यह भी भारत चीन संबंधों में सुधार का संकेत है, विशेष रूप से तब जब दोनों देश सीमा विवाद को सुलझाने के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। और इस फैसले के बाद आप यकीन करिए कि भारत और चीन का जो विवाद है वो सीमा विवाद को छोड़कर और कोई विवाद है ही नहीं, और इसे लेकर भी जल्द ही मामला सुलझने वाला है, क्योंकि विदेश मंत्री इस मामले को खुद अब हैंडल कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा की संभावना है, वो भारत जल्द से जल्द आ सकते हैं, जिसका मुख्य एजेंडा भारत चीन सीमा विवाद को हल करना है। प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश है कि इसी टर्म में उनके ये मामला सुलझ जाए, और प्रधानमंत्री मोदी खुद एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए चीन जाने वाले हैं। सीमा पर तनाव कम हो सकता है। भारत का ध्यान पश्चिमी सीमा पाकिस्तान पर केंद्रित होगा। अगर इस सीमा का, चाइना वाली सीमा का विवाद खत्म हो जाता है तो पूरा ध्यान पाकिस्तान के ऊपर हो सकता है। यह भारत के लिए भू राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भारत की रणनीति स्थिति मजबूत होगी और यूएसए के प्रभाव को संतुलित करने में मदद मिलेगी। यह पाकिस्तान को भी जवाब है। अगर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद सुलझ जाता है और एक लाइन खिंच जाती है, उसके बाद भारत की जो सेना है वो आराम से पाकिस्तान को टैकल करेगी, और यहां पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा सेटबैक ये है। साथ ही ये जो अभी मुलाकात का दौर चल रहा है, विदेश मंत्री रूस भी जाने वाले हैं हमारे, इसमें यह भी बताया गया है कि भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो खरीदा है उसकी बैटरीज और लेनी है। और साथ ही यह भी समझिए कि रशिया का जो S-500 है, भारत उसका पहला खरीदार बन सकता है। इसे लेकर भी बातचीत चल रही है, और S-400 की बैटरी खरीदने की तो चर्चा है ही। यह भारत की रक्षा क्षमताओं को और ज्यादा मजबूत करेगा, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ, जिसके साथ हाल ही में तनावों में S-400 ने बहुत प्रभावी प्रदर्शन दिखाया। ऐसा डेटा मिलता है कि लगभग 850 ड्रोन्स, मिसाइल्स और बड़े ड्रोन, छोटे ड्रोन मिलाकर कुल 850 की संख्या में पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजे गए थे, जिसे पूरी तरीके से सारे हमलों को विफल किया गया, वो S-400 हो या फिर भारत का आकाश सिस्टम हो। इसके अलावा भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं। अब तक जो गलवान के बाद बंद हो गई थी वो अब फिर से शुरू हो गई हैं। दोनों देश एक दूसरे के नागरिकों को वीजा देने लगे हैं। चाइना इस बात की अपील कर रहा है भारतीयों से कि आप आइए, हमारी संस्कृति को देखिए और हमारे यहां घूमने के लिए आइए। 2024 का अगर आपको आंकड़ा बताऊं तो लगभग $10 मिलियन से ज्यादा भारतीय लोगों ने चीन घूमने में खर्च किया है, जो चीन गए हैं, जो दोनों देशों के बीच व्यापार को और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। रूस इस त्रिकोण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि पिछले साल जो ब्रिक्स हुआ था उसमें मोदी और जिनपिंग की मुलाकात करवाने वाले पुतिन ही थे, क्योंकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को में रूसी अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। ये रूस चीन भारत गठजोड़ को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, और इन तीनों को तो मजबूत करेगा ही, साथ ही अमेरिका को कमजोर करने वाला कदम भी है। पूर्व भारतीय राजनयिक विकास स्वरूप ने कहा कि यूएसए और पाकिस्तान के बीच मौजूदा संबंध
अल्पकालिक हैं, मतलब जब तक ट्रंप है तब तक है, उसके बाद फिर लात मार दी जाएगी पाकिस्तान को। वित्तीय लाभ पर आधारित है, विशेष रूप से ट्रंप परिवार के लिए जो क्रिप्टो का खेल चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान की सरकार और क्रिप्टो निवेश के माध्यम से ट्रंप परिवार को आर्थिक लाभ पहुंचा रहा है। यह यूएसए में विवादास्पद है, लेकिन भारत में ऐसी स्थिति अस्वीकार्य होती है। लेकिन पता नहीं क्यों अमेरिका के लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। स्वरूप ने यह भी कहा कि भारत यूएसए संबंध दीर्घकालिक और रणनीतिक हैं। ट्रंप का वर्तमान रुख एक तूफान है जो अंततः गुजर जाएगा, मतलब ट्रंप के जाने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते फिर से वैसे ही हो जाएंगे। हालांकि अगर भारत यूएसए के साथ संबंध ठीक नहीं होते हैं तो बैका LEMOA ये जो हमारे समझौते हैं इससे पीछे हटता है तो ये दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है अगर भारत इन समझौतों से पीछे हटता है, क्योंकि भारत क्वाड में भी अमेरिका के साथ है। हालांकि दीर्घकालिक भारत को नुकसान नहीं होगा, इस बात की पुष्टि तमाम विश्लेषक कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के जाने के बाद हो सकता है कोई अच्छा लीडर आए, अच्छा लीडर राष्ट्रपति बने, उसके बाद ये चीजें ठीक हो। यूरोपियन यूनियन की एक बार फिर से अगर बात करें तो यूरोप में डीजल और पेट्रोल निर्यात करने में कठिनाई होगी, जिसमें कंपनी को बैंकिंग और तकनीकी सहायता में भी समस्याएं आ सकती हैं। भारत ने वैकल्पिक बाजारों जैसे चीन को तलाश शुरू कर दी है। रूसी तेल की सस्ती कीमतों का लाभ उठाने के लिए सरकारी कंपनी जैसे इंडियन ऑयल, HPCL और BPCL तैयार हैं। नायरा एनर्जी ने घोषणा की है कि वह भारत में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश जारी रखेगी, जिसमें पेट्रोकेमिकल्स, एथेनॉल उत्पादन और फ्यूल मार्केटिंग शामिल हैं। यह दर्शाता है कि कंपनी प्रतिबंधों के बावजूद भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। अब यूरोपियन यूनियन या फिर आपका कहे अमेरिका कितनी भी कोशिश कर लें, वो जो 25% का इन्होंने टैरिफ लगाया है और 25% की पेनल्टी लगाई है, उसके बाद इस 50% टैरिफ को अगर 500% कर दें, 5000% भी कर दें, तब भी भारत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो भारत का सामान 50% टैरिफ लगने के बाद महंगा हो गया है, वो अगर अमेरिका के बाजार में तुलनात्मक रूप से बाहर हो गया है, मतलब उससे सस्ती चीजें मौजूद है, तो फिर आप 5000% टैरिफ लगा लीजिए, क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन भारत की कंपनी जब थोड़ा सा परेशानी में थी, तब चीन ने जिस तरीके से साथ दिया है और वो तेल खरीदा है, उस पर आप लोग क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।